बहुत समय के बाद आज हम सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आपके लिए लेकर आए हैं जो ट्रायल के बारे में, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ चार्जशीट के बारे में, एडमिसिबल विटनेस, होस्टाइल विटनेस, चांस विटनेस, इंटरेस्टेड विटनेस, पार्टली एग्जामिन्ड विटनेस, इन सब के विषय में सही कानूनी स्थिति क्या है, इस पर आपकी बुनियादी सोच में पूरा बदलाव करने वाला है। यह जजमेंट आपको बताने वाला है कि होली रिलायबल या होली अनरिलायबल और तीसरे प्रकार का नाइदर होली रिलायबल नोर होली अनरिलायबल एविडेंस कैसा होता है, और यह भी एक जजमेंट बताएगा कि यह क्या होता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई ज्वलंत प्रश्न थे। जैसे पहला सवाल था, जब किसी गवाह की गवाही बीच में अधूरी रह जाए तो उसका उस केस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा सवाल था, यदि गवाह किसी विक्टिम का रिलेटिव हो तो उसकी गवाही ट्रायल को कैसे प्रभावित करती है। और तीसरा सवाल था, क्या किसी स्वतंत्र गवाह की गवाही प्रोसिक्यूशन ने ना करवाई हो तो उससे ट्रायल पर कोई फर्क पड़ता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव्ड फैक्ट्स, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, होस्टाइल विटनेस, चांस विटनेस, रिलेटेड एंड इंटरेस्टेड विटनेस, नॉन एग्जामिनेशन ऑफ एन एसेंशियल विटनेस, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी, इन सभी विषयों के बारे में कानूनी व्याख्या की है। हमारा मत है कि सभी फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को, यंग एडवोकेट कलीग्स को इन बातों के नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल लॉ की ऐसी फंडामेंटल जानकारी देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कई वर्षों के बाद आते हैं, जैसी आधारभूत जानकारी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उपलब्ध करवाई है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आखिर तक, और यदि कोई दूसरा साथी आपके साथ उपलब्ध है तो उसके साथ चर्चा भी कीजिएगा। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। केस का नाम है राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्रिमिनल अपील नंबर 339 से लेकर 340 तक ऑफ 2014। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले उन विषयों पर बात की कि प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड फैक्ट क्या होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल के दौरान अपने सामने लंबित मामले पर विचार करने के बाद ट्रायल कोर्ट जिन फैक्ट्स को विद्यमान मानता है या जिनके होने को इतना संभावित मानता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति मान ले कि वह फैक्ट विद्यमान है, तो उसे प्रूव्ड फैक्ट कहते हैं। आप सभी को यह सवाल आमतौर से कचोटता है कि किन बातों को हम ट्रायल कोर्ट के सामने प्रूव्ड मान सकते हैं और किन को नॉट प्रूव्ड मान सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी बाबत बताया कि प्रूव्ड फैक्ट कैसा होता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि नॉट प्रूव्ड या डिसप्रूव्ड फैक्ट कैसे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ट्रायल के दौरान अपने सामने लंबित मामले पर विचार करने के बाद ट्रायल कोर्ट जिन फैक्ट्स को विद्यमान नहीं मानता है या जिनके विद्यमान न होने को इतना संभाव्य मानता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति मान ले कि वह फैक्ट विद्यमान नहीं है, तो उसे डिसप्रूव्ड फैक्ट कहते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस अगले लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया वह ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था। कोर्ट ने बताया कि ट्रायल के दौरान जो भी एविडेंस रिकॉर्ड पर आता है वह या तो गवाह के बयान द्वारा आता है या किसी दस्तावेज के द्वारा आता है। बयान के द्वारा आए एविडेंस को ओरल एविडेंस कहते हैं या मौखिक साक्ष्य कहते हैं, और दस्तावेज के रूप में आए एविडेंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या दस्तावेजी साक्ष्य कहते हैं। कुल मिलाकर जो भी एविडेंस रिकॉर्ड पर आता है वह तीन प्रकार का हो सकता है। या तो वह पूरी तरह से विश्वसनीय होगा यानी कि होली रिलायबल होगा, या वह पूरी तरह से अविश्वसनीय होगा, होली अनरिलायबल होगा, और तीसरे प्रकार का जो प्राय आमतौर से कोर्ट्स में आता है वह ना तो पूरी तरह से रिलायबल होगा और ना पूरी तरह से अनरिलायबल होगा, यानी कि सभी वास्तविक साक्ष्य इसी तीसरी प्रकार के होते हैं, अर्थात वे ना तो पूरी तरह से विश्वसनीय होते हैं और ना ही पूरी तरह से अविश्वसनीय होते हैं। कोर्ट को उनमें से छांटना होता है कि कितना हिस्सा विश्वसनीय और कितना अविश्वसनीय है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया कि होस्टाइल विटनेस क्या होते हैं। आप लोगों ने भी बहुत बार होस्टाइल विटनेस के बारे में सुना होगा, लेकिन ये लोग कौन होते हैं इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में होस्टाइल विटनेस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह जो शब्द होस्टाइल विटनेस है पूरे एविडेंस एक्ट
में कहीं पर भी नहीं आता है, ना ही इसको परिभाषित किया गया है। जो विटनेस अपने पक्ष के विरुद्ध गवाही देता है वह होस्टाइल विटनेस होता है। कुछ होस्टाइल विटनेस अपना एग्जामिनेशन इन चीफ ठीक से बताते हैं, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पक्ष को बदल लेते हैं। कुछ ऐसे भी होस्टाइल विटनेस होते हैं जो शुरू से ही अपनी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, पक्ष के साथ द्रोह कर देते हैं, इसलिए हम उन्हें पक्षद्रोही विटनेस हिंदी में भी कहते हैं। होस्टाइल विटनेस की गवाही पर विचार करते समय केवल उसके बयान का होस्टाइल हो जाने वाला भाग ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसको होस्टाइल करने वाली परिस्थितियों को भी देखा जाना चाहिए कि वह किन हालात में होस्टाइल हुआ है। ऐसे में होस्टाइल विटनेस की पूरी गवाही को धो देने या मिटा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी गवाही के उस हिस्से को भी देखा जाना चाहिए जो विश्वसनीय है। उसे प्रोसिक्यूशन या डिफेंस जिसके भी पक्ष में हो उसे उपयोग कर सकता है। अगली बात सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर विचार किया वह थी एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ फाइनल रिपोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभूतपूर्व काम किया था कि युगों युगों तक जो कभी एक बार होता है, उन्होंने एक लीगल फिक्शन की रचना की। उन्होंने विचार किया कि चार्जशीट की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है तथा आईओ की गवाही ना हो पाने से केस के प्रूफ पर क्या फर्क पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सेक्शन 173 सीआरपीसी में दाखिल की जाने वाली फाइनल रिपोर्ट एक एविडेंस होती है। यह इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जुटाए गए मटेरियल के आधार पर आईओ का ओपिनियन या उसकी एक राय होती है। फाइनल रिपोर्ट के रूप में आईओ अपनी राय को कोर्ट के सामने रखता है और उसके पक्ष में ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाता है। कोर्ट ने कहा कि आईओ की गवाही उसकी राय के बारे में उसका बयान है। ऐसे में यदि आईओ का बयान रिकॉर्ड पर नहीं हो पाता है तो उससे पूरे केस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसको लेकर दोनों तरह की नजीर हमारे पास उपलब्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ पुराने केसेस जैसे लहू कमलाकर पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 6 SCC 417 में कहा था कि आईओ के बयान ना रिकॉर्ड हो पाने से केस की सार्थकता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी पूरी चार्जशीट तो डॉक्यूमेंट्री रूप में कोर्ट के सामने है, वह खुद देख सकता है। वहीं दूसरी ओर रविश्वर माझी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2008-16 SCC 561 के अनुसार आईओ की गवाही यदि नहीं हो पाती है तो इससे पूरा केस खराब हो जाता है। तो इस वर्तमान केस में राजेश यादव वर्सेस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि यह बात हर केस में गुणदोष के आधार पर तय की जाएगी कि आईओ की गवाही ना होने की सूरत में केस पर क्या फर्क पड़ेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चांस विटनेस नाम के कॉन्सेप्ट पर विचार किया। चांस विटनेस वे होते हैं जो मौके पर बाई चांस मौजूद होते हैं, जैसे किसी पब्लिक पार्क में घटना हुई हो और वहां कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला लड़का चश्मदीद गवाह बन गया हो, एक घर के भीतर घटना हो और उस समय नल ठीक करने के लिए आया हुआ मिस्त्री या व्यक्ति वह गवाह बनाया गया हो, तो ऐसे गवाह को चांस विटनेस कहते हैं। इनकी गवाही की बाबत सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने जजमेंट स्टेट वर्सेस के श्रीनिवासुलु रेड्डी 2003 12 SCC 660 के हवाले से कहा कि मर्डर जैसे अपराध गवाहों को नोटिस देकर तो होते नहीं है कि किस किस गवाह को हाजिर रहना है, वो तो घटना के समय जो भी मौजूद होता है वो गवाह बन जाता है। वैसे भी अपराध यदि सरे राह किया गया हो तो गवाह कोई भी राहगीर हो सकता है, उसकी उपस्थिति को संदेह की निगाह से नहीं देखा जाएगा। वैसे उस गवाह के पास वहां उस जगह पर उस वक्त पर मौजूद होने का कोई कारण तो होना ही चाहिए। यदि उसने अपनी मौजूदगी का आधार बता दिया है और वह ठीक निकलता है तो उसकी गवाही को स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन यदि वह उस जगह पर अपनी मौजूदगी का कोई सही स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है तो फिर उसकी गवाही को अस्वीकार कर देना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन गवाहों के ऊपर विचार किया जो रिलेटेड और इंटरेस्टेड विटनेस होते हैं। एक रिलेटेड विटनेस स्वतः ही इंटरेस्टेड विटनेस नहीं बन जाता है। यदि अपराध मृतक के घर के भीतर ही हुआ है तो परिवार के सदस्य ही नेचुरल विटनेस होंगे, क्योंकि उन्हीं की उपस्थिति वहां होनी थी। अपने पुराने जजमेंट मसालती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1964 8 SCR 133 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी गवाह को तब
तब तक स्वतंत्र गवाह माना जाएगा जब तक कि वह किसी अतिरंजित प्रकार से घटना पर प्रकट ना हुआ हो या उसके पास आरोपी से शत्रुता जैसा कोई कारण ना हो कि वह आरोपी को झूठा फंसाना चाहेगा। उन्होंने आगे कहा कि जो भी गवाह इंटरेस्टेड विटनेस लगते हैं या हो सकते हैं, उनकी गवाही को सावधानी से परखना चाहिए। उनकी गवाही में कमियां, अंतर्विरोध या असंभावनाएं आदि पर पूरा विचार करके तब उसे ग्रहण करना चाहिए और यह बात हर एक केस में अलग अलग तरीके से देखी जाएगी। ऐसा कोई भी नियम नहीं दिया जा सकता है जो सभी केसेस में एक समान रूप से लागू हो। ऐसी गवाही को न तो मैकेनिकल तरीके से मान लेना चाहिए और न ही मैकेनिकल तरीके से रिजेक्ट करना चाहिए। उन्होंने अगली बात पर विचार किया कि नॉन एग्जामिनेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट विटनेस का क्या फर्क पड़ता है। किसी गवाह की गवाही न करवाने से केस पर प्राय कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। सरवण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1976-4 SCC 369 के हवाले से कोर्ट ने बताया कि स्थापित कानून यह है कि प्रोसिक्यूशन को वे गवाह ही करवाने चाहिए जो उसके केस को प्रूव करते हों। छोड़ दिए गवाह को लेकर कोई भी उल्टा मतलब निकालने से पहले यह दिखाया जाना जरूरी है कि जो गवाह छोड़ा गया है वह चश्मदीद गवाह था या इतनी जरूरी बात प्रूव करवाने वाला था कि उसे छोड़े जाने से आरोपी को गैर कानूनी लाभ मिलने वाला हो। वैसे मूल बात यह है कि गवाहों की गिनती के बजाय उनकी क्वालिटी प्रोसिक्यूशन केस को प्रूव करने के लिए अधिक जरूरी होती है। इन सभी विषयों पर और बातों पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट राजेश यादव वाले केस में इस निर्णय पर पहुंचा कि इन गवाहों की घालमेल से आरोपी पर सेक्शन 307 IPC का आरोप सिद्ध नहीं होता है, उन्हें इस मामले से बरी किया जाए। हालांकि उनके ऊपर सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट का आरोप सिद्ध जरूर होता है। आपकी तरह बहुत से व्यूअर्स कानून को लेकर भ्रम के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। उनके वकील उनसे बात छुपाते हैं, कोर्ट में उनकी बात सुनी नहीं जाती है। ऐसे में आप अपनी मुश्किल को हमसे पूछकर हल कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन देते हैं, रिटर्न कंसल्टेशन देते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, बेल, प्रिंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिप्लाई, प्लीडिंग, आर्गुमेंट्स आदि में हम अपने क्लाइंट्स की सहायता करते हैं। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो भी हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं। सारे भारत देश से केसेस, सवाल, सहयोग की पुकार हम तक आती है और हम उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम आपकी सहायता भी करेंगे। आप हमें अपनी मुश्किल तो बताइए, हम इसके लिए प्रणबद्ध हैं। आप हमें अपनी कानूनी जरूरतें बताएं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।